नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, विधिक ज्ञान एपिसोड में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। और आज दोस्तों हम जानेंगे हमारे अधिवक्ता योगेश जी शर्मा से कि महिलाओं के बारे में क्या कानून है और महिलाओं को जिस प्रकार से दोस्तों हर क्षेत्र में प्रताड़ना मिलती है और अनेक प्रकार के अपराध महिलाओं को लेकर हम अमूमन अखबारों की और टीवी चैनलों की सुर्खियां बनते हुए देखते हैं। तो दोस्तों जानते हैं महिलाओं को लेकर क्या कानून है। योगेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। तो सबसे पहले योगेश जी, मैं जानना चाहूँगा महिलाओं को लेकर किस प्रकार के कानून हमारे संविधान में है निहित है और उसके बारे में कुछ विस्तार से बताया। देखिए, भारतवर्ष में जो महिलाओं के संबंध जो कानून है वो संविधान के साथ साथ अलग से कानून बने हुए हैं, जिनमें भारतीय दंड संहिता में भी है, सीआरपीसी में भी है। महिलाओं के लिए अलग स्पेशल कानून भी बने हैं, जैसे घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 में आया। और जहाँ तक तलाक का प्रोविज़न है तो उसमें भी भरण पोषण के संबंध में भी कानून बना हुआ है। उदाहरण के लिए देखते हैं आईपीसी में क्या प्रावधान है। जैसे महिला कोई कामकाजी है और वो किसी स्थल पे सरकारी या गैरकारी संस्थाओं में काम करती है, और या फिर वो जैसे कि खुले कहीं मतलब आ जा रही है, तो उसके साथ किसी तरीके से जो छेड़छाड़ की घटनाएं वगैरह होती है, या कई बार क्या है रेप जैसे घटना भी कारित हो जाती है। आज अमूमन आप न्यूज़ चैनल में पढ़ने को देखने को और पढ़ने को मिलता है न्यूज़ में। तो आईपीसी में जो है वो 376 में जो प्रावधान है वो है। तो 376 में जो क्या है कि रेप की घटना है, उसकी कुछ धाराएं सब क्लोजेज भी हैं, उनमें भी सज़ा का प्रावधान है। यदि किसी साथ महिला के साथ रेप होता है या रेप का प्रयास होता है या ऐसी कोई घटना कारित होती है तो धारा 376 में और उसकी सब जो धाराएं हैं उसमें प्रावधान है। इसके अलावा धारा छेड़छाड़ की जहाँ घटना होती है वहाँ भारतीय दंड संहिता की धारा 354 से लेकर उसकी सब धाराएं हैं, उनमें भी प्रावधान है। यदि महिला के साथ किसी तरीके की छेड़छाड़ या इस तरीके से हरासमेंट करने की जो कोशिश होती है तो उसमें सज़ा का प्रावधान है। दूसरा हम देखते हैं कि भरण पोषण से संबंधित, अब कई बार क्या होता है कि एक महिला किसी परिवार में रह रही है तो उसके साथ उसके परिवार के सदस्य किसी तरीके से हरासमेंट करते हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से, या उसका भरण पोषण नहीं करते हैं, उसके बच्चों का पालन पोषण, नाबालिग बच्चे हैं उनका पालन पोषण नहीं करते हैं, तो वो घरेलू हिंसा की श्रेणी में आता है। तो महिलाओं से संरक्षण जो संरक्षण जो अधिनियम 2005 में आया उसमें मेंटेनेंस महिलाओं को प्राप्त करने का अधिकार है, और उसमें भी कई तरीके के उसके रिहाइश के लिए भी अलग से व्यवस्था करने के या उसी घर में व्यवस्था करने के का प्रावधान है। इसी के साथ जो दंड प्रक्रिया संहिता है उसमें धारा 125 सीआरपीसी है, उसमें भी महिलाओं को राइट है कि वो अपने पति से भरण पोषण की राशि है वो प्राप्त कर सकती है, अलग रहते हुए भी प्राप्त कर सकती है। इसी के साथ क्या होता है, कई बार विवादित पति पत्नी के बीच में विवादित ना हो जाता है कि तलाक की नौबत भी आ जाती है। तो उसमें जैसे पति ने तलाक का याचिका पत्नी के खिलाफ दायर कर दी या पत्नी ने पति के खिलाफ दायर कर दी, तो पत्नी को राइट है कि वो जब तक मुकदमा चले उस मुकदमे के आने जाने का खर्चा के रूप में धारा सेक्शन 24 से हिंदू विवाह अधिनियम की धारा 24 में प्रावधान है कि वो भरण पोषण की राशि है वो प्राप्त कर सकती है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारतीय दंड संहिता और दंड प्रक्रिया संहिता और घरेलू हिंसाओं से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम और हिंदू विवाह अधिनियम, ये 4 ऐसे अधिनियम हैं जिनमें महिलाओं को विशेष तौर से भरण पोषण की राशि और उनके खिलाफ यदि कोई किसी तरह का अपराध कारित होता है तो वो इसमें मेंटेनेंस भी प्राप्त कर सकती है, और अपराध के खिलाफ कार्रवाई करके और जो दोषी है उसको सजा भी दिलवा सकती है। नहीं, आपने अच्छी जानकारी दी है योगेश जी, और आगे इससे जुड़ी हुई पेचीदगियों पर भी हम अगले एपिसोड में बात करेंगे। लेकिन वर्तमान में एक सवाल और दिमाग में आता है। पोक्सो एक्ट है जिसके तहत अलग से प्रावधान उसमें है, और पोक्सो किस प्रकार से लगता है, इसमें नाबालिग स्कूली बच्चियां हो या फिर नाबालिग जो कन्याएं होती है उनको हरेसमेंट का, उनके साथ दुष्कर्म के आदि के अनेकों मामले आजकल कुछ ज़्यादा ही आते हैं। तो क्या इस पोक्सो एक्ट में महिलाओं को कोई विशेष अधिकार मिलते हैं पुरुषों की बनिस्बत, युवाओं की बनिस्बत? देखिए, क्या होता है कि पोक्सो एक्ट नाबालिग पे लागू होता है, उसमें महिला भी है और पुरुष दोनों हैं। जैसे कोई नाबालिग बच्चा, उसके साथ क्या होता है कि एक सेक्सुअल हरासमेंट किसी इस तरीके से होता है
कि वो एक अपराध की श्रेणी में आ गया। तो इसके लिए राज्यों में अलग से कोर्ट, स्पेशल कोर्ट हैं पॉक्सो की, तो उसमें एक डीजे रैंक का अधिकारी है जो बैठता है। तो सबसे बढ़िया बात तो इसमें ये है कि इसकी जो अलग से कोर्ट है और जो प्रोसीडिंग होती है, ट्रायल चलती है, वो बहुत ही फास्ट चलती है। तो इसमें फ़ायदा ये मिलता है, देखिए कि इसमें बचने का तरीका बहुत कम होता है। देखिए किसी नाबालिग के साथ आप कोई भी व्यक्ति हो, वो यदि सेक्सुअल हरासमेंट करता है और वो बिल्कुल गंभीर अपराध है, तो इसमें बिल्कुल क्या है कि सज़ा का प्रावधान है और बचने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा कम होते हैं, क्योंकि ये एक नाबालिग के साथ अपराध होता है। तो इसमें सज़ा का प्रावधान है वो है और होना भी चाहिए, और ये बहुत एक अच्छा प्रावधान है। तो पॉक्सो में क्या है कि जो कोर्ट अलग से इसलिए बनाई गई है ताकि चाहे वो पुरुष नाबालिग है या वो मेल है चाहे फीमेल है, चाहे तो उसको न्याय त्वरित गति से मिल सके। नहीं, मेल और फीमेल में इसमें कोई अलग से प्रावधान नहीं है, जैसे लड़कियों के लिए कोई अलग से कोई ज़्यादा प्रावधान इसमें दिए गए हो? देखिए कि इसमें जो पॉक्सो में तो क्या है कि नाबालिग शब्द का इस्तेमाल किया गया है, वो उसके ऊपर निहित है। हाँ निहित है, वो नाबालिग होना चाहिए, और नाबालिग के साथ किसी तरह का सेक्सुअल हरासमेंट जो होता है तो वो अपराध की श्रेणी में आता है। अच्छा, एक छोटा सा सवाल मेरा, क्योंकि बादरा का भी बहुत चर्चित वो एक प्रकार से प्रकरण रहा है, प्रिंस बर्बरता का, जो आपने भी सुना होगा, उसको लेकर बादरा कस्बे में काफ़ी हो हल्ला भी हुआ था। उसमें वर्तमान में जो है वो लगता है जो प्रिंस है नाबालिग था, और उसके गुप्तांगों में जिस प्रकार से मिर्ची डालने और अनेक प्रकार की यातनाओं का जो मामला था, उसमें पॉक्सो बताया जा रहा है कि लगा ही नहीं। तो पॉक्सो कैसे लगता है वकील जी, और इसके क्या जो है प्रावधान है इसमें? देखिए एक्ट के अंदर क्या होता है कि प्रत्येक कोई भी कानून हो उसमें अपराध कैसे बनेगा, उसके इंटीग्रेटेड्स कुछ होते हैं, उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं। भी इस तरीके से अपराधी यदि कोई अपराध करता है या इस तरीके का अपराध करता है तो वो इस अपराध की श्रेणी में आएगा। उदाहरण के लिए जैसे आपने पॉक्सो का नाम लिया, पॉक्सो में सबसे पहले तो क्या होता है कि एक इन्वेस्टिगेशन बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा होता है। जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है वो यदि उसमें किसी तरीके से चालान में कोई कमी छोड़ देता है, और दूसरा एज का, कई बार क्या होता है कि एज डिस्प्यूटेड हो जाती है, तो उसकी वजह से पॉक्सो की कार्रवाई है वो नहीं बनती, वो ड्रॉप हो जाती है, और मामला क्या है कि सामान्य अदालतों में आ जाता है। और कई बार क्या इन्वेस्टिगेशन इस तरीके से किया होती है, इन्वेस्टिगेशन चाहे वो इंटेंशनली उसमें कमी छोड़ी गई हो या कोई राजनीतिक दबाव के चलते छोड़ी गई हो, तो जो इन्वेस्टिगेशन चल रही है और चालान में कमी छोड़ जाती है, तो उसका फ़ायदा क्या है कि जो अभियुक्त होता है उसको मिलता है, और वो मामला जिस कोर्ट में जाना होता है उसमें नहीं जा पाता और वो सामान्य कोर्ट में जाता है। प्रिंस के मामले में हद तक यहाँ इसी मामले में भी यही हुआ है कि राजनीतिक दबाव के चलते, और वो क्या है कि पॉक्सो का और उसमें मामला है वो सामान्य कोर्ट में आ गया। अच्छा, वो अब सामान्य कोर्ट में है, तो क्या ऐसे में वो जो आरोपी है वो छूट जाएंगे? नहीं, ये बात नहीं होती, छूटने वाली अलग बात होती है। कई बार क्या होता है कि सामान्य कोर्ट में प्रकरण चल रहा होता है और जिन धाराओं में वो कोर्ट में चल रहा है, यदि कोर्ट मामले को साबित मान लेती है, प्रोसिक्यूशन साबित कर देता है इस मामले को, तो सज़ा तो जो जिन धाराओं में मुकदमा है उनमें सज़ा वो कोर्ट सुना देती है। अच्छा, उसमें सज़ा का प्रावधान है। तो आपने अच्छी जानकारियाँ दी है। तो दोस्तों, इससे जुड़े हुए, महिलाओं से जुड़े हुए अनेक अपराध है, उनकी बारीकियों के बारे में हम अगले एपिसोड में विस्तार से जानेंगे। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। अगले एपिसोड में फिर आपसे मिलते हैं। महिलाओं को लेकर विभिन्न अपराधों की जो पेचीदगियाँ हैं उसके ऊपर हम विस्तार से बात करेंगे, और तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाज़त। साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक, नमस्कार, जय भारत, जय जय राजस्थान।